हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक्स फॉर आर्किटेक्चर। इस वीडियो में एनबीसी को कैसे ऑर्गेनाइज किया है इसको समझेंगे। ये वीडियो मैंने प्रिपेयर किया है उन एनबीसी के यूजर्स के लिए जिनको ये बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लगता है। एनबीसी 2016 में बहुत सारा कंटेंट है और इतना सारा कंटेंट देखकर अक्सर लोग एनबीसी को अवॉइड करते हैं। अगर हम समझ लें कि ये ऑर्गेनाइज्ड कैसे है तो इसको समझना बहुत इजी हो जाता है। एनबीसी लिखने वालों ने भी इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया, इसलिए एनबीसी को ऑर्गेनाइज किया है पार्ट्स और ग्रुप्स में और हर स्पेसिफिक प्रोफेशनल के लिए एक ग्रुप को डेजिग्नेट किया। इस टॉपिक को इजी करने के लिए मैंने इसको 3 पार्ट्स सीरीज में डिवाइड किया है। तो पार्ट 1 वीडियो में हम वॉल्यूम 1 के कंटेंट को समझेंगे, पार्ट 2 वीडियो में हम वॉल्यूम 2 के कंटेंट को समझेंगे, पार्ट 3 वीडियो में हम समझेंगे कि ग्रुप्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया है। यदि आप ये तीनों पार्ट्स देख लेते हैं तो एनबीसी को समझना बहुत सरल हो जाएगा। नेशनल बिल्डिंग कोड, जिसे हम शॉर्ट में एनबीसी कहते हैं, इसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने लिखा है। इसमें पार्ट 0 को मिलाकर कुल 13 पार्ट्स हैं जिनका वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 में कंपाइल किया गया है और हर पार्ट को एक नंबर दिया गया है और उसे नंबर के बाद उसे पार्ट का नाम दिया गया है। जैसे पार्ट 1 है डेफिनेशंस, पार्ट 2 है एडमिनिस्ट्रेशन, वैसे ही और भी पार्ट्स हैं। ये पूरा वीडियो एनबीसी की गाइड के ऊपर आधारित है। मुझे ये कवर पेज बहुत ही अच्छा लगा था। इससे एनबीसी की पूरी समरी मिलती है। मैं आपका ध्यान राइट हैंड साइड वाले ग्राफिक की तरफ डायरेक्ट करती हूँ। इस ग्राफिक में कुछ पार्ट्स को इलस्ट्रेट किया गया है। ये ग्राफिक कन्वे करता है कि यह एनबीसी अलग अलग प्रोफेशनल्स के लिए इंफॉर्मेशन और रिक्वायरमेंट्स देती है। ये इमेज आप अपने ध्यान में रखें और बाकी का पूरा वीडियो देखिए। तो आइए अब पहले वॉल्यूम 1 के कंटेंट्स की बात करेंगे। वीडियो की शुरुआत में मैं यह बोलना चाहूंगी कि वॉल्यूम 1 में जो 7 पार्ट्स आपको दिख रहे हैं उनको आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस यह पता होना चाहिए कि कौन सा वाला पार्ट कौन सी वाली वॉल्यूम में मिलेगा। अब मैं हर एक पार्ट में क्या है उसको समझाऊंगी। एनबीसी पार्ट 0 है इंटीग्रेटेड अप्रोच। ये बताता है कि हमारा डेवलपमेंट की तरफ अप्रोच कैसा होना चाहिए। किसी भी डेवलपमेंट में 6 स्टेजेस प्रमुख होती हैं और हर एक स्टेज को करेक्टली हैंडल करने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोफेशनल होता है। जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए ठेकेदार, बिल्डिंग बन जाने के बाद उसकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए उसको अच्छी तरह से रन करने के लिए एक अलग कॉम्पिटेंट टीम होती है। वैसे ही बिल्डिंग को डिमोलिश करने के लिए या डीकमीशन करने के लिए एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड टीम की जरूरत पड़ती है। तो बिल्डिंग कोड का इस्तेमाल केवल आर्किटेक्ट्स ही नहीं करते हैं, अलग अलग तरह के इंजीनियर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बिल्डिंग अथॉरिटीज को भी बिल्डिंग कोड की बहुत जरूरत पड़ती है। इसलिए पार्ट 0 प्रपोज करता है एक इंटीग्रेटेड अप्रोच। इस अप्रोच को फॉलो करने के लिए यह सही प्रोफेशनल की एक्सपर्ट नॉलेज को यूज करके उस बिल्डिंग की फुल लाइफ साइकिल को मैनेज करने का सुझाव देता है। समय के साथ साथ हमारे कंस्ट्रक्शंस भी कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं, इसलिए हमको मल्टीडिसिप्लिनरी टीम और प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है। अब इसको ऐसे समझिए कि सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी घर में जो पानी का पाइप होता है, जब वो टंकी से नीचे आता है तो उसमें एक सर्टेन प्रेशर होता है ना। और ऑर्डिनरी पाइप्स इसको हैंडल कर पाते हैं, पर आप इमेजिन करिए कि ये सिचुएशन किसी 50वीं मंजिल की बिल्डिंग में हो तो उसके अंदर पानी का पाइप का प्रेशर इतना स्ट्रांग होगा कि वो पाइप भी फाड़ सकता है। वैसे ही ड्रेनेज पाइप्स जो छोटी कम हाइट की बिल्डिंग से नीचे आते हैं
उसमें सीवेज का बिहेवियर एक टॉल बिल्डिंग के पाइप के बिहेवियर से बहुत अलग होता है। इन एग्जाम्पल से आप ये समझ सकते हैं कि कितनी अलग अलग तरह के एक्सपर्टीज की जरूरत होती है एक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। इसलिए इंटीग्रेटेड अप्रोच में तीन तरह की टीम की कैटेगरीज दी गई हैं। पहले डिजाइन टीम का नाम दिया है। इसका काम होगा डेवलपमेंट का डिजाइन और प्लानिंग करके उसको डेवलप करना। दूसरी टीम होगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन टीम, जो इंश्योर करती है कि समय पर कंप्लीशन हो जाए और एग्रीड कॉस्ट पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो और जो भी स्टैंडर्ड्स हमने अडॉप्ट करे हैं उसके हिसाब से काम हो। और तीसरी टीम होगी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस टीम, जो रेस्पॉन्सिबल बिल्डिंग को ऑपरेट करने के लिए और उसके अंदर जो भी इंस्टॉलेशन है उनको मेंटेन करने के लिए। इंस्टॉलेशन जैसे लिफ्ट, जनरेटर, पंप्स एटसेट्रा। तो समय के साथ हमारी बिल्डिंग्स और लार्ज हो रही हैं, डेवलपमेंट्स कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं, नए नए शेप्स बनाए जा रहे हैं, नए नए यूजेस में बिल्डिंग्स को डाला जा रहा है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में और साइज ऑफ द प्रोजेक्ट देखते हुए हमको मल्टी डिसिप्लिनरी टीम और प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है। इस स्लाइड में इंटीग्रेटेड अप्रोच यूज करने के लिए कितने प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ सकती है वो मेंशन किया है। तो अभी हमने पार्ट 0 देखा था, अब इस स्लाइड में हम पार्ट 1 की बात करते हैं। तो एनबीसी पार्ट 1 देता है डेफिनेशंस। इसमें करीब 1800 डेफिनेशंस दी हुई हैं और पार्ट 1 बताता है कि जो भी टर्म एनबीसी में यूज की है उसकी करेक्ट डेफिनेशन तक पहुंचने के लिए कौन सा पार्ट रेफर करना पड़ेगा। इमेज में एग्जाम्पल दिया हुआ है। एनबीसी पार्ट 2 बताता है कि बिल्डिंग कोड कैसे एनफोर्स किया जाएगा। ये वीडियो को यहाँ पर पॉज करके मैं आपको एडवाइस करूंगी कि ये ऊपर की 3 लाइनों को पढ़िए और समझिए। इसमें यह भी बताया गया है कि आपको किसी लैंड को डेवलप करने के लिए या बिल्डिंग के परमिट्स लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी पड़ेंगी। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि ओनर्स और जो भी प्रोफेशनल्स बिल्डिंग में काम करते हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। यहाँ पर जो भी स्टेक होल्डर्स को दिखाया गया है उनके नाम भी आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए। अब पार्ट 3 एनबीसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें 2 मेजर एरियाज को कवर किया है, डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स और जनरल बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स। डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स में दिया है कि लैंड क्लासिफिकेशन कैसे होगा, लैंड सब डिविजन्स की क्या रिक्वायरमेंट है और लेआउट प्लान्स के बारे में रूल्स दिए हुए हैं। ये इंफॉर्मेशन प्लानर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आर्किटेक्ट्स अक्सर इसका ज्यादा यूज नहीं करते हैं। इस पार्ट का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है जनरल बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स। ये बहुत ही वेल नोन है, इसको अक्सर आर्किटेक्ट्स यूज करते हैं। इमेज के 6A में लिखा है हैबिटेबल रूम का एक डायमेंशन कम से कम 2.4 मीटर्स होना चाहिए। प्लिंथ हाइट इमेज के 6E में लिखा है कम से कम 0.4 मीटर्स या 1.5 फीट होना चाहिए। किसी भी किचन का एरिया 5 स्क्वायर मीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। तो पार्ट 3 में जो जनरल बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं वह बताती हैं कि बिल्डिंग की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए। तो इस बात पर विशेष ध्यान रखें कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। पार्ट 4 पर मैं 3 वीडियो बना चुकी हूँ और अगले वीडियो भी पार्ट 4 पर ही बनाऊंगी, क्योंकि यह फायर एंड लाइफ सेफ्टी से कंसर्न्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पार्ट 5 लोग अक्सर मिस कर जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर बिल्डिंग्स में लगाने वाले मटेरियल्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। पार्ट 6 है स्ट्रक्चरल डिजाइन से रिलेटेड। पहले सेक्शन में क्या क्या लोड्स कंसिडर करना है, फिर इसमें बताया है कि क्या क्या फोर्स अप्लाई होते हैं बिल्डिंग्स में जो आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। सेकंड सेक्शन में सॉइल इन्वेस्टिगेशंस और फाउंडेशंस के रिक्वायरमेंट्स की बात की है।
थर्ड सेक्शन डील करता है ग्रीन गोल्ड से। इसमें बताया है कि अगर आप बैम्बू से कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो क्या ध्यान रखना पड़ेगा। फोर्थ सेक्शन डील करता है मैसनरी में। फिफ्थ सेक्शन डील करता है कंक्रीट में और सिक्स्थ सेक्शन स्टील का है। तो वॉल्यूम 1 के पार्ट 6 में जो स्ट्रक्चरल डिजाइन से रिलेटेड है उसके लास्ट 2 सेक्शंस हैं। सेक्शन 7 जो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स का है और सेक्शन 8 जो ग्लास एंड ग्लेजिंग का है। तो इस वीडियो का सारा कंटेंट एनबीसी के वेबसाइट में एक गाइड के फॉर्म में दिया गया है। यदि आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें और मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल लगा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम वॉल्यूम 2 के पार्ट्स के बारे में समझेंगे। नमस्कार।